हेलो फ्रेंड्स, आज हम महेश कुमार बनवाल की NCERT पर आधारित सामान्य अध्ययन बुक जो 16वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम भारत का भूगोल अध्याय 9 कृषि एवं पशुपालन से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट लगभग 58 प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए फिर समय का महत्व रखते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, थोड़ा सा तो जूम कर लेते हैं आपकी सुविधा के लिए। चलिए, सवाल है, भारत की लगभग 1/3 गाय बैलों कैटल की संख्या 3 राज्यों में पाई जाती है। ये हैं भारत की लगभग 1/3 गाय बैलों की जो संख्या है वो 3 राज्यों में पाई जाती हैं। ये वो राज्य का 3 राज्य का नाम बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। ध्यान रखेंगे, भारत के लगभग 1/3 जो गाय बैल है यानी जो कैटल्स हैं, मवेशी जो हैं, वो आपको 3 राज्य में देखने को मिलते हैं। वो 3 राज्य कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किन जानवरों से उच्च गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त होती है? सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से किन जानवरों से उच्च गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त होती हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका, इसमें भी ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, पश्मीना बकरी और अंगोरा खरगोश। ठीक है, ये दो ऐसे हैं जिनसे उच्च गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, पश्मीना बकरी और अंगोरा खरगोश। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवन निर्वाह कृषि का उदाहरण है? जीवन निर्वाह कृषि का उदाहरण कौन सा है? स्थानांतरित कृषि, वाणिज्यिक कृषि, जैविक कृषि या फिर विस्तीर्ण एवं गहन कृषि? तो यहाँ पे देखेंगे जो इसका जो सही आंसर है वो है आपका, यहाँ भी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका स्थानांतरित कृषि। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाणिज्यिक कृषि तो होगा नहीं क्योंकि ये तो कॉमर्शियल हो जाता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, एक जीवन निर्वाह कृषि का उदाहरण है स्थानांतरित कृषि। ठीक है, कहीं कहीं इसको लोग झूम खेती नाम से भी जानते हैं और कर्तन दहन प्रणाली भी इसी को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, 4th नंबर क्वेश्चन है, कुल शस्य क्षेत्रफल ग्रॉस क्रॉप एरिया से वास्तविक बुआई क्षेत्र के अनुपात को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है शस्य सघनता, फसल चक्र की तीव्रता, फसल उत्पादकता, शस्य विविधता। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ये शस्य सघनता। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, शस्य सघनता इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसे शॉर्ट में हम लोग PMKSY के नाम से जानते हैं, का एक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ठीक है, कौन सा उद्देश्य यहाँ पे नहीं ये बताना है। तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ है कि क्षेत्र स्तर पर सिंचाई में निवेश का अभिसरण प्राप्त करना, ये बात सही है। सिंचाई के अंतर्गत कृषि क्षेत्र का विस्तार करना, ये भी सही है। जल का अपव्यय रोकने के लिए खेत स्तर पर ऑन फार्म जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना, ये भी सही है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों की हानि से किसानों को बचाओ, ये बात सही नहीं है। यहाँ पे कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ये नहीं आता है। ठीक है, ये बात गलत है। डी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? ठीक है, तो ये जो बकरी का नाम है ये है जमुनापारी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, जमुनापारी यहाँ पे सही आंसर है। ये सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी हैं की नस्ल हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति, जिसे व्हाइट रेवोल्यूशन कहते हैं, का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? ये कौन है? डॉक्टर वी कुरियन। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर वी कुरियन। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, भारत में श्वेत क्रांति खास करके दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए ये रेवोल्यूशन लाया गया था। और ध्यान रखेंगे, अगर ऑपरेशन फ्लड आए तो ऑपरेशन फ्लड भी इसी से संबंधित है, व्हाइट रेवोल्यूशन से ही। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अच्छा, ये व्हाइट रेवोल्यूशन जो है, ये क्रांति की शुरुआत कब हुई थी ये भी बता दीजिए मुझे ज़रा। तो ध्यान रखेंगे कि इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका 1970। ठीक है, 1970 में देखेंगे कि श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी। ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा। और ध्यान रखिएगा, इसी श्वेत क्रांति को हम लोग ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में रबी शीत का मौसम की प्रमुख अनाज फसल है?
सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में रबी शीत की मौसम की प्रमुख अनाज फसल है? धान नहीं होगा, ये खरीफ का फसल है। मक्का देखेंगे कि ये आपका गर्मी के मौसम में होता है, जायद फसल में आ सकता है ये। ठीक है, मिलेट, ज्वार, बाजरा आदि, या फिर गेहूँ, तो गेहूँ इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 का बी यहाँ पे देखेंगे जो है सही आंसर है। ये क्या है, एक रबी फसल है गेहूँ। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना आपको। क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? किन्नौर, सुपारी, मेवात, आम, कोरोमंडल, सोयाबीन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है उपयुक्त में से कौन से युग्म सुमेलित हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी सुमेलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती के प्रमुख विशेषता है? बताना है यहाँ पे निम्नलिखित में से कि कौन सा जो है मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। नकदी और खाद्य दोनों शस्यों के साथ खेती, दो या दो से अधिक शस्यों के एक ही खेत में उगाना, या फिर पशुपालन और शस्य उत्पादन के एक साथ करना। उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही आंसर है। जहाँ भी पशुपालन आ जाए, कृषि साथ में आ जाए, वो उसको टिके करेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर 10 का जो सी है वो बिल्कुल सही है। पशुपालन और शस्य उत्पादन जो होता है, कृषि उत्पादन जो होता है, साथ में करना, ये कहलाता है मिश्रित खेती। तो 10 का सी सही आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट है, ट्रक फार्मिंग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, ट्रक फार्मिंग से बताना है कौन सा कथन सही है। तो ध्यान रखेंगे, ये सब्जियों और वाणिज्यिक खेती से संबंधित है। सब्जियों की जो वाणिज्यिक जो खेती होता है वो ट्रक फार्मिंग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन दिख रहा है वो सही हो जाएगा फिर। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ट्रक फार्मिंग जब भी बात आए तो समझना है आपको कि वो सब्जियों की वाणिज्यिक खेती से संबंधित है। नेक्स्ट है, समानांतर फसल पैरेलल क्रॉप्स का एक उदाहरण है। समानांतर जो एक साथ चलते हैं साथ साथ में, तो आलू फसल, गेहूँ सरसों, कपास गेहूँ, या ज्वार आलू। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो गेहूँ है, सरसों है, ये दोनों देखेंगे कि साथ में ही लगाया जा सकता है एक ही सीजन में भी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखेंगे अलग अलग सीजन का है सभी। नेक्स्ट है, मक्का भारत की स्वदेशी फसल नहीं है। मक्का भारत की स्वदेशी फसल नहीं है। इसे भारत में निम्नलिखित में से किसके द्वारा लाया गया था? पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, या फिर फ्रांसीसी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पुर्तगाली। पुर्तगालियों के द्वारा देखेंगे कि यह जो मक्का है वो भारत लाया गया था। मक्का एक स्वदेशी फसल नहीं है। नेक्स्ट है, 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भारत में अशोधित रेजिन का मुख्य स्रोत है? चीड़ पाइन, सबई, खस, या फिर देवदार। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका चीड़ पाइन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। ध्यान रखेंगे, भारत में अशोधित रेजिन का जो मुख्य स्रोत है वो है चीड़ पाइन। नेक्स्ट है, जल कृषि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो जो जल कृषि के संदर्भ में बताना है आपको, तो पहला ऑप्शन दिया है कि यह धान की खेती में एकीकृत मत्स्य पालन की विधि है। नहीं, ऐसा नहीं है। यह बिना मिट्टी के पौधे उगाने की विधि है। हाँ, ये सही है। हाइड्रोपोनिक्स जो है वो बिना मिट्टी के पौधे उगाने की एक विधि है। बिना मिट्टी के पौधे उगाने की एक विधि है, ये ध्यान रखना है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है, स्टॉक फार्मिंग। स्टॉक फार्मिंग क्या है? तो ध्यान रखेंगे, स्टॉक जो फार्मिंग है ये पशुओं के प्रजनन से संबंधित है। ठीक है, स्टॉक फार्मिंग जो है ये पशुओं के प्रजनन से संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, पूसा यशस्वी निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है? पूसा यशस्वी निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है? गेहूं की एक किस्म की नई किस्म है, या कपास की एक नई किस्म है, या धान की एक नई किस्म है, या फिर सरसों की एक नई किस्म है? तो देखेंगे पूसा यशस्वी जो है ये गेहूं की एक नई किस्म है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे मैच करना है, इधर कुछ लाल क्रांति दी गई है और किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले लाल क्रांति, तो आसान है ये, क्या हो जाएगा इसका? तो लाल है तो टमाटर लाल है, मांस भी लाल होता है, तो ये लाल क्रांति चला जाएगा। बादामी क्रांति, ये बादामी क्रांति आपको देखने को मिलेगा मसाला उत्पादन से। जबकि स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। जबकि गोल आलू गोल है, इसीलिए इसे गोल क्रांति भी कह सकते हैं। तो सही मैच दिख रहे हैं।
तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, गंगा के निचले मैदान की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है? गंगा के निचले मैदान की यह विशेषता है, गंगा के निचले मैदान की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती हैं। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त होगा, ये आपको बताना है। धान और कपास, गेहूँ और जूट, धान और जूट, गेहूँ और कपास। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका धान और जूट हो जाएगा इसका सही आंसर, 19 का सी। ठीक है, धान और जूट यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 20 नंबर, 20 नंबर होगा ना। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ध्यान रखना है, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1960 में। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? भारत में कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, जोत का आकार जोत का जो है सो जो आकार जो छोटा है वो उसके कारण है, या फिर उत्पादन की पिछड़ी तकनीक। यहाँ पे देखेंगे ये सभी भारत में देखेंगे कृषि जो उत्पादन जो सब पिछड़ा है भारत, इसी सभी ये तीनों वजह देखेंगे, तो यहाँ पे उपरोक्त में से सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि देखेंगे यहाँ पर कि आवश्यकता से अधिक लोग कृषि में लगे हुए हैं, है ना, जहाँ पर 5 लोग कर सकते हो वहाँ पर ज़बरदस्ती के 8-9 लगे हुए हैं, है ना, छुपी बेरोजगारी जो कह सकते हो। जोत का आकार छोटा है, जोत का आकार छोटा है मतलब जिसे कहने देखेंगे आप गाँवों में एक मान लेते हैं कि 1 कट्ठा ज़मीन है, तो 1 कट्ठा ज़मीन में पता चलेगा कि उसी में से 4 भाग बटे हुए हैं, है ना, तो जोत का आकार क्या है? छोटा है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं किसी के यहाँ अगर 2 बेटा है, उसके यहाँ 20 एकड़ मान लेते 20 कट्ठा ज़मीन है, तो हिस्सा बटेगा 10-10 कट्ठा ज़मीन। फिर इनका 2 बच्चे हो गए तो इनको फिर 5-5 कट्ठा ज़मीन मिलेगा, फिर आगे बढ़ेगा तो इस तरह से बढ़ते चला जा रहा है। तो हमारे भारत में ही कंडीशन है कि जोतों का जो आकार है बहुत छोटा है ना, तो यहाँ देखेंगे ये भी सही है। और उत्पादन की पिछड़ी तकनीक, और हम लोग पास जो टेक्निक है वो बहुत पिछड़े हम लोग हैं, अदर देशों की जो विकसित देश की जो देखेंगे वहाँ टेक्निक, उससे तुलना हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं। तो ये सभी कारण है जिसमें भारत कृषि में उत्पादकता में देखेंगे कि पीछे हम लोग चल रहे हैं, तो उपरोक्त में से एक से अधिक यहाँ पर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, भारत में संकार्य चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार क्या है? पंजाब में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में? तो ये देखेंगे इसका जो सही आंसर है वो है आपका राजस्थान में। ठीक है, कहाँ पे? राजस्थान में यहाँ पे सही आंसर होगा डी ऑप्शन। भारत में संकार्य चालू जोतों का सबसे बड़ा जो औसत आकार है वो है राजस्थान में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? सवाल है, निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? ढैंचा, सनई, बोडा, जिसे लौबिया भी कहते हैं, या गवार? तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका बोडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, हरी खेती में सन्निहित होती है, हरित खेती में सन्निहित होती है, शामिल होती, क्या शामिल होती हैं ये आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे हरित खेती में समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ये सभी शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व में, पूरे वर्ल्ड में विश्व में हरित क्रांति जनक कौन रहे हैं? तो ये रहे हैं नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन ई बोरलॉग सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर भारत में बात करें, भारत में हरित क्रांति जनक कौन है? तो ये है एम स्वामीनाथन, बी ऑप्शन यहाँ सही होता। ठीक है, बट ये पूछा है वर्ल्ड का, तो वर्ल्ड का हो जाएगा नॉर्मन ई बोरलॉग। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का गहरा संबंध है डॉक्टर स्वामीनाथन का, डॉक्टर कुरियन का तो जानते ही आप, ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है ये दूध उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति संबंधित है। ठीक है, ये परमाणु बम है जो इनका आविष्कार के जनक माने जाते हैं, ये अब्दुल कलाम। ठीक है, और सुब्रमण्यम तो एक अर्थशास्त्री हैं ये, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर स्वामीनाथन। हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है इनका, और भारत में देखेंगे कि हरित क्रांति के जनक इन्हीं को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ठीक है, यहाँ पे कौन सा सम्मिलित नहीं है ये देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला सुनहरी उद्यान से संबंधित है,
श्वेत दूध से, बिल्कुल सही दिख रहा है। हरित कृषि से बिल्कुल संबंधित है। नीली क्रांति ये कुक्कुट पालन से नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नीली क्रांति आपको यहाँ पे मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 28 नंबर में है, वर्ष 2019 की पशुगणना के अनुसार कुल पशुधन के संदर्भ में भारत में शीर्ष राज्य हैं। बताना है 2019 का जो जनगणना हुआ था, पशु जनगणना, पशुगणना, ठीक है, उसमें देखेंगे कि पशुधन में भारत में शीर्ष राज्य कौन से हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो शीर्ष राज्य हैं वो हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखेंगे जो 2019 में पशु गणना हुआ था उसके अनुसार जो शीर्ष 3 राज्य हैं वो हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। नेक्स्ट है 29 नंबर, काली क्रांति ब्लैक रिवोल्यूशन संबंधित है किससे? मत्स्य उत्पादन से। ये तो नीली क्रांति है। कच्चा तेल उत्पादन ये भी नहीं होगा। कोयला, अच्छा काली क्रांति है तो यहाँ पे देखेंगे काली क्रांति है ना, तो ये हो जाएगा आपका कच्चा तेल उत्पादन ही हो जाएगा यहाँ पे ब्लैक रिवोल्यूशन। और 29 का भी सही आंसर है यहाँ पे, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सरसों उत्पादन ये देखेंगे पीली क्रांति से संबंधित है, ठीक है। वैसे यहाँ देखेंगे जो कोयला उत्पादन है ये भी काली क्रांति से ही संबंधित है, तो ये भी ऑप्शन होना चाहिए था। तो यहाँ पे ऑप्शन एक होना चाहिए, बी और सी दोनों, ठीक है, क्योंकि कच्चा तेल उत्पादन और कोयला ये सभी देखेंगे दोनों काली क्रांति से ही संबंधित है, ब्लैक रिवोल्यूशन से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए था बी और सी, ठीक है, एक ऑप्शन होना चाहिए था, ठीक है। बट एग्जाम में ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, और होंगे तो फिर दोनों कंबाइन करके दिया जाएगा, बी और सी दोनों, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? सवाल है गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थितियां जो है वो समुच्चय आवश्यक हैं? मध्यम ताप होना चाहिए, मध्यम वर्षा होना चाहिए, उच्च ताप होना चाहिए, भारी वर्षा होना चाहिए। भारी वर्षा तो नहीं होना चाहिए, भारी वर्षा चाहिए चावल के लिए। उच्च ताप और मध्यम वर्षा, निम्न ताप और निम्न वर्षा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका मध्यम ताप होना चाहिए और मध्यम वर्षा होना चाहिए, ठीक है। निम्न ताप भी से काम नहीं चलेगा और निम्न वर्षा से काम नहीं चलेगा, वर्षा चाहिए लेकिन मध्यम में चाहिए और मध्यम ताप भी चाहिए। किसके लिए? गेहूं के लिए। हाँ, यही चीज़ अगर रहेगा, गेहूं अगर चावल रहता तो उसके लिए थोड़ा सा वर्षा ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और ताप मीडियम भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन भारी वर्षा चाहिए। नेक्स्ट है, नकदी फसल कैश क्रॉप में सम्मिलित नहीं है। गन्ना, कपास, जूट और गेहूँ। यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। कैश क्रॉप जो नकदी फसल है जनरली हम लोग क्या करते हैं, बेचने के ख्याल से ही उसको क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, ठीक है, घर में अपने प्रयोग करने के लिए, यूज करने के लिए, वो करने के लिए उसको उत्पादन नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गेहूँ, चावल ये सभी नकदी फसल में नहीं आते हैं। लेकिन देखेंगे गन्ना, कपास, जूट ये सभी हम लोग देखेंगे कि बेचने के ख्याल से ही हम लोग इसका उत्पादन करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा जो भी ऐसा कोई चीज़ ऐसा वस्तु है जिसका उत्पादन आप बेचने के ख्याल से कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो कैश क्रॉप कहलाएगा, ठीक है, नकदी फसल, क्योंकि इसको हम लोग मार्केट में बेच करके तुरंत हम लोग उसको क्या करते हैं, पैसा अर्जित कर लेते हैं। गेहूं को भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन गेहूं का मतलब क्या है, गेहूं को आप उपभोग के लिए भी कर सकते हैं, उपभोग के लिए भी उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, और बेचने के ख्याल से भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे नकदी फसल का अर्थ है सिंपल कि उसको आप बेचना ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्न में से वर्ष 2020-21 में कौन सा क्रम 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश सबसे पहले आगे है इसमें, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश तो है ही इसमें। अच्छा वाले मध्य पश्चिम बंगाल हो जाएगा आपका, तो ये उत्तर प्रदेश आ रहा है यहाँ पे। इसके बाद फिर देखेंगे, इसके बाद है मध्य प्रदेश का नंबर, इसके बाद फिर है पंजाब का नंबर, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 2020-21 का जो डेटा है उसके आधार पर देखेंगे कि गेहूँ के जो उत्पादक राज्य हैं वो दृष्टि से 3 जो बड़े राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, मही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? मही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? तो ध्यान रखेंगे ये जो मही सुगंधा है ना, ये धान की फसल है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। एक किस्म की फसल है, ये प्रजाति है मही सुगंधा धान का, तो धान यहाँ सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? कल्याण सोना, सोनोरा 64, सरवती सोनारा या सोनालिका। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका सोनोरा 64, ठीक है, ये गेहूं की प्रजाति है और इसे उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है सोनोरा 64 पर। नेक्स्ट है, करनाल बंट एक बीमारी है
करनाल बंट एक बीमारी है किसका, धान का, मटर का, राई का या फिर गेहूं की, तो ये है गेहूं का एक देखेंगे यहाँ पे बीमारी है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ये जो करनाल बंट है ये टेलिटिया इंडिका कवक के कारण होता है, जो फूल आने पर अनाज को संक्रमित कर देता है, और यह चूर्ण युक्त बीजाणुओं के समूह के उत्पादन के माध्यम से अनाज की गुणवत्ता को कम कर देता है, और अनाज उत्पादकों का जो रंग होता है ना वो खराब कर देता है। इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, तो इसकी पहचान मछली जैसी गंध आने लगती है इससे, ठीक है, और अनाज को ये खराब कर देता है। तो यही है करनाल बंट जो इसमें गेहूँ में देखने को मिलता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है 36 नंबर, करनाल बंट याद रखेंगे। नेक्स्ट है मैक्रोनी गेहूँ सबसे उपयुक्त किस परिस्थिति में है। मैक्रोनी गेहूँ सबसे उपयुक्त किस परिस्थितियों में है, अत्यंत सिंचाई परिस्थितियों के लिए, विलंबन से बुआई के लिए, या फिर असंचित परिस्थितियों के लिए, या फिर उपयुक्त में से किसी के लिए नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका असिंचित परिस्थितियों के लिए, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है धान की उत्पत्ति हुई थी यूरोप में, दक्षिण पूर्व एशिया में, दक्षिण अमेरिका में, या उपयुक्त में से कहीं नहीं। तो धान के जो उत्पत्ति जो हुई थी ये दक्षिण पूर्व एशिया में हुआ था, ध्यान रखेंगे दक्षिण पूर्व एशिया में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है धान की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं। धान की खेती के लिए अभी मैंने चर्चा किया था ना, धान की खेती के लिए क्या होना चाहिए, धान की खेती के लिए 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा होना चाहिए और 25 डिग्री से ऊपर तापमान चाहिए, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। 100 वर्षा से तो कम चाहिए ही नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं। भारत के जो चावल का कटोरा जो क्षेत्र है उसको किसको कहते हैं। केरल तो नहीं आएगा है ना, केरल नहीं आएगा ना इसमें। हाँ, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र आ सकता है, पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिंधु गंगा का क्षेत्र। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र जो है ये चावल के कटोरे क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। खरीफ की कपास, मूंगफली, मक्का, सरसों। क्या हो जाएगा, सरसों। सरसों एक रबी फसल है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बाकी कपास, मक्का, मूंगफली ये सभी खरीफ फसल यहाँ पे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के राज्यों में कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन या प्रति हेक्टेयर करता है। भारत के राज्यों में कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है, अभी मैंने डिस्कस किया था कौन करता है, ये ऑप्शन नंबर डी पंजाब, ठीक है। प्रति हेक्टेयर की बात हो रहा है, ध्यान रखेंगे प्रति हेक्टेयर की बात हो रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। जबकि अगर ये बोला जाए कुल उत्पादन में तो ये पश्चिम बंगाल होगा, ठीक है। तो सवाल को देखिएगा, सवाल क्या लिखा गया है। अगर ये प्रति हेक्टेयर बोला गया है तो पंजाब टिक करेंगे आप। अगर ये पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है तो पश्चिम बंगाल आप टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है अधिक। गन्ने में शर्करा जो होता है उसके अगर ग्लूकोज की मात्रा यानी कि शर्करा की मात्रा घट जाती है तो क्या होता है, अधिक। पौधे बढ़ने की अवधि में अधिक वर्षा हो जाए, या पकने की अवधि में पाला गिर जाए, पौधा बढ़ने की अवधि में तापमान में कमी या वृद्धि हो जाए, पकने की अवधि में तापमान बहुत अधिक हो जाए। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है बी ऑप्शन, पकने की अवधि में पाला यदि गिर जाता है तो उसमें शर्करा की जो मात्रा है ना, यानी शर्करा मतलब क्या, मीठापन वो कम हो जाता है। ये ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित फसलों में से कौन सा एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है, गेहूँ, चावल, मक्का या दालें। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है चावल, ठीक है। क्या हो जाएगा, चावल। अगर ये उपरोक्त में से एक से अधिक होता तो आप गेहूँ भी टिक कर सकते थे, बट लिखा है निम्नलिखित फसलों में से कौन एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है, तो यह चावल है, इस बार गेहूँ है। नेक्स्ट है कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है, ठीक है, शक्कर का। तो बताइए सबसे ज़्यादा उत्पादन यदि कहाँ होता है, गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में, तो इसी को कहेंगे शक्कर का प्याला, ठीक है। सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन ही पे होता है ना। और सर्वाधिक मिल पूछा जाएगा आपसे तो महाराष्ट्र टिक करेंगे आप। सबसे ज़्यादा मिल कहाँ है, शक्कर मिल, ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है वरुणा प्रजाति है, वरुणा प्रजाति किसकी है, तो ये वरुणा प्रजाति है आपका सरसों का, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है, वरुणा प्रजाति सरसों की है।
ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 46 नंबर, निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे अधिक प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? यानी कि किस फसल में सबसे अधिक प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? मूंगफली में, सोयाबीन में, तिल में या सूरजमुखी में? परसेंटेज में पूछा है, ठीक है, परसेंटेज में पूछा है, तो ध्यान रखेंगे जो सबसे ज़्यादा होता है ये होता है आपका तिल में, ठीक है। तिल में देखेंगे सबसे ज़्यादा परसेंट में इसमें तेल पाया जाता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, फसल का प्रकार जिसमें हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है। ये नाइट्रोजन होना चाहिए था यहाँ पे, नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है गेहूं की, दालें की, कॉफ़ी की, रबर की। तो ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन संचित करने की जो क्षमता होती है दलहनी जितने तरह का जो पौधा होते हैं उसमें। तो यहाँ पे दलहनी कौन सा दिख रहा है आपको? हाँ, बी ऑप्शन दिख रहा है, दाल। दाल दलहनी है, ठीक है। तो जितना हुआ मटर हो गया, चना हो गया, है ना, मूंग मसूर हो गया, ये सब में देखेंगे कि उसमें जो जड़ में होता है ना, जड़ में तो नाइट्रोजन संचित करने की उसमें क्षमता होती है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट है, दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात NPK है, क्या है इसमें बताना है। संतुलित जो संतुलित खाद पूछा है ना, हाँ, दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात कितना है ये बताना है आपको। तो यहाँ पे 1:2:2 हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, ठीक है, 1:2:2। नेक्स्ट है, निम्न भारतीय राज्यों में से कौन रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है? रेशमी वस्त्र के बारे में पूछा है, तो इसका आप आंसर लगाएंगे कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक यहाँ देखेंगे कि ये रेशमी वस्त्र का उत्पादन में सबसे बड़ा ये राज्य है कर्नाटक। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय बागवानी परिषद का जो स्थापना हुआ था 1984 में, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना 1984 में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? कॉफ़ी कर्नाटक, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कर्नाटक सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, और मसाला अगर पूछा जाए, ठीक है, छोटी इलायची वगैरह, तो ये केरल हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है? तो ये हो जाएगा केरला, ठीक है। केरल में देखेंगे सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन किया जाता है, सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। कर्नाटक को देख लिया आप लोगों ने, क्या है इसका? कॉफ़ी, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? बहुत आसान सा सवाल है, कौन हो जाएगा? केरल, ठीक है। बात करें हम रबर का या फिर नारियल का, ये दोनों, ये इसका आंसर केरल ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 54 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में से कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो ये मैंने बताया भाई इलायची के बारे में, ठीक है। तो ये कौन हो जाएगा? केरल हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे केरल हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पे इलायची के बारे में बात की है, अगर यही लिख देता बड़ी इलायची, तो बड़ी इलायची फिर केरल नहीं होगा, ठीक है। छोटी इलायची में केरल नंबर 1 पर है, काली मिर्च में भी नंबर 1 है, बड़ी इलायची में नहीं है केरल, ध्यान रखेंगे। अगर आपसे बड़ी इलायची के बारे में पूछा जाए तो आप बताएंगे सिक्किम, क्या बताएंगे? सिक्किम बताएंगे, ये ध्यान रखेंगे, सिक्किम हो जाएगा इसका सही आंसर। बड़ी इलायची जब पूछा जाए तो, छोटी इलायची में केरल आगे है। नेक्स्ट है, कौन सा मसाला भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है? काला सोना, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? काली मिर्च, ठीक है। काली मिर्च जो है ये काला सोना के रूप में जाना जाता है। मसाला की बात हम कर रहे हैं हम लोग यहाँ, तो मसाला में काला सोना किसको कहेंगे? काली मिर्च को कहेंगे। नेक्स्ट है, भारत में एकमात्र राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो केसर का उत्पादन करता है, कौन करता है? कौन करता है? जम्मू कश्मीर, ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये केसर जो है ना आपका जाफरान का एक फूल होता है, उससे प्राप्त किया जाता है, ठीक है। जो कली होता है ना कुछ इस तरीके से, मान लेते हैं कुछ इस तरीके से पौधा है, तो यहाँ पे इस तरीके से जो निकला हुआ रहता है ये वाला इस तरीके से कली, तो ये वही जो है ये केसर होता है। इसका खुशबू बहुत अच्छा होता है, खाना वाना में इसको शायद यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व में पूरे वर्ल्ड में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? तो हमेशा यह ध्यान रखेंगे इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा आपका प्रथम, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, तो ध्यान रखेंगे। बाकी अगर दूसरा स्थान पूछ लिया जाए तो बताएंगे अमेरिका के बारे में। अमेरिका दूसरे स्थान पर है,
जबकि पहले स्थान पर हमारा भारत, प्यारा भारत है, जहाँ पे दूध उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है ना। जब ये आया था ना ये श्वेत क्रांति, उसके बाद तो फिर दूध की बाढ़ आ गई हमारे देश में। नेक्स्ट है, वर्ष 2020-21 में दूध का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब या फिर गुजरात। यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका उत्तर प्रदेश, यूपी यहाँ पे सबसे आगे है दूध उत्पादन में। ठीक है, तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 58 क्वेश्चन थे। बाकी यहाँ पे कुछ कुछ दिया हुआ है, इसको देख लेंगे, स्क्रीनशॉट करके रख लें आप, ज़रूरत पड़ेगा तो आप इसको कभी देख सकते हैं। जी ठीक है, ये है यहाँ पे। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट 58 क्वेश्चन। बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बाकी हम लोग ज़्यादा कुछ सिखाते नहीं हैं। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।